नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत आज अपन कंपनी जो अपना टॉपिक है उस कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन पेपर के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये जो प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मोस्टली अपने वही प्रश्न हैं जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक में जो अपने दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को, यानी अपन कह सकते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो निचोड़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। पहला प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा, अंशहरण। एक सेकंड, स्टार्टिंग वाले प्रश्न पे मैं याद ले आता हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है, समता अंशधारी क्या है, या समता अंशधारी हैं कंपनी के लेनदार। प्रश्न अपन से पूछा गया है, कंपनी के लेनदार हैं, कंपनी के स्वामी हैं, कंपनी के ग्राहक हैं, अवश्य तीनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो समता अंशधारियों के संदर्भ में अपन सब जानते हैं, समता अंशधारी इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, तो ये कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, ओनर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 2, अधिकृत पूंजी क्या है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, अधिकृत पूंजी क्या है, अथोराइज्ड कैपिटल हम किसको कहेंगे, प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1, कंपनी द्वारा निर्गमित की गई अधिकृत पूंजी का भाग है, पूंजी की राशि जो कि प्रस्तावित अंशधारियों द्वारा वास्तव में आवेदित की गई है, यानी प्रस्ताव के बदले में अंशधारियों द्वारा वास्तविक आवेदित की गई है, वो तो प्रार्थित पूंजी कहलाती है। अंश पूंजी की वह अधिकतम राशि जो कि एक कंपनी द्वारा निर्गमन के लिए अधिकृत होती है, यानी अंश पूंजी की वह अधिकतम राशि जो एक कंपनी द्वारा निर्गमन के लिए अधिकतम मतलब अधिकृत होती है, या अंशधारियों द्वारा वास्तविक तौर पर भुगतान की राशि। तो अंशधारियों द्वारा वास्तविक भुगतान की राशि तो पेमेंट हो जाएगा, ये भी इसमें शामिल नहीं होगा और ये भी नहीं शामिल होगा, यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंश पूंजी की वह अधिकतम राशि जो कि एक कंपनी द्वारा निर्गमन के लिए अधिकृत है, यानी कभी भी कंपनी की इश्यूड कैपिटल अथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। इसको अपन एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं, कंपनी के पूंजी वाक्य में वर्णित जो पूंजी होती है उसे ही अपन कौन सी पूंजी कहते हैं, अथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3, सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर प्रभार किया जाने वाला ब्याज कितना है। सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर, कॉल्स इन एरियर पर कंपनी कितना ब्याज चार्ज कर सकती है, कंपनी के पास कितना ब्याज चार्ज करने का अधिकार है, प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। तो देखिएगा, दो प्रकार की ये कॉल्स होती हैं, एक तो अग्रिम मांग, अग्रिम मांग वो राशि होती है जो अंशधारियों द्वारा मांगने से पहले चुकाई जाए, और दूसरी होती है बकाया मांग। बकाया मांग वो राशि होती है जो अंशधारियों द्वारा कंपनी द्वारा मांगे जाने पर भी नहीं चुकाई जाती। तो बकाया मांग पर तो कंपनी ब्याज वसूल करती है और अग्रिम मांग पर ब्याज पे करती है। इसे याद रखने का कॉन्सेप्ट हमें ये ध्यान में रखना है कि कंपनी सदैव घाटे में रहती है। अब घाटे में रहने का मतलब ये होता है कंपनी अग्रिम मांग पर ब्याज हमेशा ज्यादा चुकाएगी और बकाया मांग पर ब्याज है वो कम वसूल करेगी। यानी बकाया मांग पर ब्याज की जो दर है वो तो है 10% वार्षिक। कितनी है? 10% वार्षिक। और एडवांस मांग, अग्रिम मांग पर जो ब्याज की दर है वो साथियों ध्यान रखिएगा 12% पर एनम है। 12% क्या है? वार्षिक है, वो अग्रिम मांग पर ब्याज है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4, संचालकों द्वारा वास्तव में मांगी गई राशि से पूर्व अंशधारियों से प्राप्त
अग्रिम राशि को कहां प्रदर्शित करते हैं, प्रश्न ये पूछा गया है। अभी जिसकी बात कर रहे थे अपन कॉल्स इन एडवांस की, उसी परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा गया है कि जो राशि हमें एडवांस में मिल जाती है, जो राशि हमें अग्रिम रूप में मिल जाती है, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रश्न क्या पूछा गया है। अग्रिम मांग खाते के नाम में की जाएगी, अग्रिम मांग खाते के जमा पक्ष में दर्शाई जाएगी, मांग खाते के नाम पक्ष में दर्शाई जाएगी, ए व ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, अग्रिम मांग राशि मिलने की प्रविष्टि अपन करते हैं। पैसा अपने पास आएगा तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। तो दोनों खातों में कोई भी ऑप्शन देखिएगा, क्या कहीं ये दे रखा है क्या बैंक खाते में नाम किया जाएगा, साथियों कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या ये दे रखा है कि कॉल्स इन एडवांस का मतलब अग्रिम मांग राशि में जमा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में तो अग्रिम मांग के नाम है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी, अग्रिम मांग खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 5 की मैं बात करता हूं। अंशों का हरण किया जा सकता है, कंपनी अंशों का हरण कब करती है, प्रश्न ये पूछा गया है। मांग राशि का भुगतान न करने पर, मांग राशि का भुगतान न करने पर, सभा में उपस्थित न होने पर, बैंक ऋण का भुगतान न करने पर, प्रतिभूति के रूप में अंशों के बंधक होने पर, या सभी के द्वारा। देखिएगा, डायरेक्टली अगर अंशों के हरण की बात करते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की मैं बात करता हूं, तो इसका सीधा संबंध सिर्फ मांग राशि का भुगतान न करने के साथ है। मांग राशि या आवंटन की राशि किसी साझेदार द्वारा न चुकाई जाए और उसे बार बार कहने पर भी उसके कोई रिस्पॉन्स का नहीं आए, तो कंपनी के पास पावर है कि वो अपने शेयर्स को क्या कर सकती है, हरित कर सकती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, अंश हरण अंशों के पुनः निर्गमन का लाभ। अंश जो आपने हरित किए हैं, उन हरण किए गए अंशों को आप री इश्यू कर रहे हो, वापिस इश्यू कर रहे हो, उसका लाभ किस खाते में आप क्या करते हो, काम में लेते हो। सामान्य आरक्षित में, पूंजी आरक्षित खाते में, या पूंजी शोधन आरक्षित खाते में, या आगम आरक्षित खाते में, या किसी में भी नहीं। तो जो अंश हरण खाते का प्रॉफिट है उसको कैपिटल रिजर्व में अपन ट्रांसफर करते हैं। शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है जिसको आपने री इश्यू कर दिया, री इश्यू करने के बाद भी अगर कोई बैलेंस बचता है तो उससे अपन कैपिटल रिजर्व जनरेट करते हैं, क्योंकि ये संस्था के लिए पूंजीगत लाभ है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का रिलेशन है वो किसके साथ हो जाएगा, सही उत्तर के साथ हो जाएगा। पूंजी शोधन नहीं भी, पूंजी आरक्षित खाते में, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। प्रश्न पूछा गया अगला, अंश हरण खाते का शेष तुलना पत्र में किस मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है। अंशों का आपने हरण किया, उस हरण पर जो बैलेंस आपके पास है, जब तक इनको रीइश्यू नहीं करे तब तक इन्हें कहां प्रदर्शित किया जाएगा, प्रश्न अपन से पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1, क्या इसे चालू दायित्व में, करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे, आरक्षित एवं अधिशेष में दिखाएंगे, अंश पूंजी में दिखाएंगे, या असुरक्षित ऋणों में दिखाएंगे, या किसी भी मद के अंतर्गत नहीं दिखाएंगे। तो ध्यान रखना साथियों, शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस होता है, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस होता है, इस शेयर फॉरफीचर को बैलेंस को अपन दिखाते हैं शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में। और प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कहां प्रदर्शित करते हैं, किस रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो शेयर कैपिटल में जो पेड अप कैपिटल है, जो चुकता अंश पूंजी है, उसमें जोड़ करके इसे दर्शाया जाता है, यानी चुकता अंश पूंजी में जोड़कर दर्शाया जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अंश पूंजी शीर्षक के अंतर्गत इसको दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या 8, अंश आवेदन खाते की प्रकृति क्या होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीछे भी यह प्रश्न पूछा गया है। शेयर एप्लीकेशन खाते का नेचर क्या होता है? प्रश्न अपन से यह पूछा गया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंश आवेदन खाते का, शेयर एप्लीकेशन खाते का नेचर किसके साथ होता है? तो ध्यान रखिएगा, शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, इन दोनों का ही नेचर कौन सा होता है? पर्सनल होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत नेचर के हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए। प्रश्न संख्या 9, अंश, जब अंश आवंटन किए जाते हैं तो निम्न में से कौन सा खाता क्रेडिट होता है? जब शेयर्स अलॉट होते हैं, अंशों का आवंटन होता है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा खाता क्रेडिट होता है? सिंपल सी बात है, जब अंश अलॉट होंगे तो अंश अलॉट होने का मतलब हो गया आप शेयर कैपिटल क्रिएट कर रहे हो, अंश पूंजी क्रिएट कर रहे हो, तो शेयर कैपिटल का खाता ही क्रेडिट होगा, यानी अंश पूंजी खाता क्रेडिट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर अधिकतम ब्याज चार्ज कितना किया जा सकता है? सेम वही प्रश्न घूम के फिर आ गया। सारणी एफ पर बकाया मांग पर कॉल्स इन एरियर पर कितना ब्याज लेने का प्रावधान किया गया है? तो सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज की जो दर है वो साथियों 10% वार्षिक है। कॉल्स इन एरियर पर ब्याज की दर कितनी है? 10% पर एनुअल ब्याज चार्ज करने का कॉन्सेप्ट इस पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, अंशों पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग निम्न में से किया जा सकता है? अंशों के इश्यू पर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम प्राप्त होता है उसका उपयोग कहां किया जा सकता है? अच्छा प्रश्न है। सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन में, प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन में, शोधनीय अधिमान अंशों के शोधन को पर देय प्रीमियम में। ध्यान रखना प्रीमियम पर किया जा सकता है लेकिन शोधन की मूल राशि में नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन सही है, इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों ये वो कार्य हैं जो प्रीमियम खाते के माध्यम से संभव है। प्रीमियम खाते के उपयोग के बारे में हमें बताया गया है कंपनी अधिनियम की धारा 52 सब सेक्शन 1 में, यानी धारा 52 और सब सेक्शन 1 के अंतर्गत इन चीजों को विस्तृत तौर पर समझाया गया है। प्रश्न संख्या 12 दे रखा है, दो लगातार मांगों के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? यानी कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? तो कम से कम 1 माह के गैप से आप 2 मांगे मांग सकते हो, यानी 1 मंथ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में वर्णित पूंजी क्या कहलाती है? कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में वर्णित पूंजी क्या कहलाती हैं? साथियों उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपको नजर आ रहा होगा पंजीकृत पूंजी, ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा होगा निर्गमित पूंजी, ऑप्शन नंबर सी आपको इस संदर्भ में नजर आ रहा होगा कौन सी पूंजी, जिसको अपन बोल सकते हैं नंबर 3 पर अभिदत्त पूंजी, ऑप्शन नंबर 4 आपको नजर आ रहा होगा चुकता पूंजी। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी ऐसी पूंजी है, किस पूंजी का संबंध
किस पूंजी का संबंध है वो कंपनी के पार्षद सीमा नियम के साथ है। प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में वर्णित जो पूंजी होती है उस पूंजी को हमें पता है पंजीकृत पूंजी या अथोराइज्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। किस पूंजी के नाम से जानते हैं? अथोराइज्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाकी सारी पूंजी इसी का पार्ट होती है। नेक्स्ट, अधिकतम अंश आवेदन राशि हो सकती है। अधिकतम अंश आवेदन राशि हो सकती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। अंशों के अंकित मूल्य का 5%, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अंशों के अंकित मूल्य का 25%। ऑप्शन सी अंशों के निर्गमन मूल्य का 5%। ऑप्शन डी अंशों का पूर्ण निर्गमित मूल्य। देखिएगा, अधिकतम अंशों के आवेदन की राशि कितनी हो सकती है, आप आवेदन पर कितनी राशि है वो मांग सकते हो। न्यूनतम की तो सीमा डिसाइड की गई है, लेकिन मैक्सिमम की कोई सीमा डिसाइड नहीं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमें पता है कई बार ऐसा होता है जब अंशों पर संपूर्ण राशि एक मुश्त आप प्राप्त करते हो तो पूरी की पूरी राशि भी प्राप्त कर सकते हो। तो न्यूनतम के संदर्भ में तो बताया गया है, अधिकतम की बात पूछी है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल प्रश्न आपके सामने है। मॉडर्न लिमिटेड ने 2000 अंशों के लिए आवेदन हेतु विवरण पत्र जारी किया। कंपनी ने कितने अंशों के लिए आवेदन पत्र जारी किए हैं, विवरण पत्र जारी किए हैं? 2000 के लिए। ठीक है जी। 3000 अंशों के लिए अभिधान प्राप्त हुआ। आपके पास एप्लीकेशन कितने आए? 3000। 2400 अंशों के आवेदकों को यथानुपात आवंटन कर दिया गया, यानी 600 को आपने कैंसिल कर दिया। पीछे बचे कितने? 2400। 2400 को यथानुपात आवंटन करने का मतलब 2400 को कितने दिए हैं? 2000। 2400 को कितने दिए हैं? 2000। यदि विवेक को 40 अंश आवंटन किए गए थे तो उसने कितने अंशों के लिए आवेदन किया था? साथियों, प्रो राटा का कॉन्सेप्ट अपन से पूछा गया है। अब प्रो राटा का कॉन्सेप्ट बनेगा किस बीच में वो हमें समझना जरूरी है। कंपनी ने 3000 अंशों के आवेदकों को 2000 अंश नहीं दिए, 600 को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब कंपनी ने 2400 के आवेदकों को 2000 दिए। तो जो रेशियो बनेगा वो इनका आपसी रेशियो बनेगा। इस रेशियो को मैं डिवाइड कर रहा हूं, शून्य से शून्य डिवाइड हो रहे हैं। 6 चौके 24 और 4 पंजे 20। रेशियो आ रहा है 5:6। रेशियो आ रहा है 5:6। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 किसके बराबर है, 6 किसके बराबर है? जिसने 6 मांगे उसे आपने 5 दिए, जिसने 6 मांगे उसे आपने 5 दिए। विवेक को 40 अंश आवंटित किए गए, इसका मतलब 40 जिसके बराबर है उसके बट्टा में लिखो, 40 5 के बराबर है, गुणा में इसने कितने अंश मांगे वो ज्ञात करना है, वो गुणा में लिख दो। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 से डिवाइड हो रहा है, 8 पंजे 40, 8 इंटू 6 48 शेयर। विवेक ने मांगे थे जो अंशों की संख्या कितनी है? 48। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न हमें पेपर में पूछे जाएंगे। कंपनी ने जारी अंश, आवेदित अंश कितनों को मना कर दिया, शेष आवेदित राशि कितने आपने अंश अलॉट किए, इनका आपसी रेशियो देखिएगा। उस रेशियो के अकॉर्डिंग प्रश्न को ये पढ़ के देखिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है, आपको दिया क्या गया है। जो ज्ञात है वो उसके बराबर, गुणा में जो ज्ञात करना है वो गुणा में। आंसर आ जाएगा 48 शेयर्स। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 16 की ओर अपन बढ़ते हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए अंशधारी का दायित्व क्या होता है? एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी है, देखिएगा कंपनियां 3 प्रकार की आपको बताई गई है इस संदर्भ में। कंपनी की परिभाषा 2:20 में दी गई है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की परिभाषा 2:21 में है, और अंशों द्वारा सीमित कंपनी की परिभाषा 2:22 में। प्रश्न ये पूछा गया है कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी
एक ऐसी कंपनी जो अंशों द्वारा सीमित है, उस कंपनी में उसके अंशधारी का दायित्व क्या होता है या कहां तक सीमित होता है, प्रश्न ये पूछा गया है। अंशों पर बकाया राशि तक, अंशों के अंकित मूल्य तक, कंपनी को दे दायित्व का अनुपातिक भाग या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति ने कंपनी के जितने अंश ले रखे हैं उन अंशों पर जितना उसने अंशों पर नहीं चुकाया या जितना अभी तक उसके द्वारा अंशों पर भुगतान नहीं किया गया है, उसका दायित्व सिर्फ वहीं तक होगा। यानी सही बात मैं करूं तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर बैठता है, अंशों पर बकाया राशि तक। अंशों पर बकाया राशि तक ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बकाया मांग पर प्राप्त ब्याज की राशि को अंतरित किया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बकाया मांग पर आपको ब्याज मिला, ब्याज अपन को प्राप्त हुआ, इस ब्याज को वर्ष के अंत में कौन से खाते में अपन ट्रांसफर करते हैं। साथियों, बकाया मांग पर हमें ब्याज मिलता है तो हम प्रविष्टि क्या करते हैं, हमारे लिए बकाया मांग पर ब्याज है वो क्या है, आय है। तो आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब बात ये पूछी गई है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का खाता है, इस खाते को वर्ष के अंत में किस खाते से बंद किया जाता है। क्या इस खाते को आप ट्रांसफर करते हो P&L अकाउंट में, क्या इस खाते को आप सामान्य संचय खाते में ट्रांसफर करते हो, क्या इसे पूंजी संचय में ट्रांसफर करते हो या इसे चिट्ठे में ट्रांसफर करते हो। तो बकाया मांग पर, अग्रिम मांग पर जो ब्याज मिलता है वो अपने लिए नॉर्मल वे है, नॉन ऑपरेटिंग है, लेकिन है क्या ये बिजनेस से रिलेटेड नॉर्मल खर्चा है और इस कारण से इसे P&L से एडजस्ट करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 18, जब एक कंपनी प्रवर्तकों को उनकी सेवा के लिए, जब एक कंपनी प्रवर्तकों को उनकी सेवा के लिए पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों का निर्गमन करती है तो जर्नल एंट्री क्या होती है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। एक कंपनी द्वारा जब अपने प्रवर्तकों को, प्रमोटर्स को, प्रमोटर कौन होते हैं, वो व्यक्ति जिन्होंने कंपनी पर सबसे पहले विश्वास किया, जिन्होंने कंपनी के अंतर्गत सबसे पहले निवेश किया था, उन लोगों को आप शेयर दे रहे हो तो ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री होगी। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हम उनसे पैसे नहीं ले रहे हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तीसरा है प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चौथा है प्रमोटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ध्यान रखना साथियों, ये जो भी काम किया जा रहा है, ये काम स्पेशली किसके लिए किया जा रहा है, संस्था की, कंपनी की गुडविल को क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। तो इसके लिए या तो अपन डेबिट कर सकते हैं इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या फिर अपन डेबिट करेंगे किस चीज को, गुडविल अकाउंट डेबिट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 क्या दे रखा है देखिएगा। वरुण लिमिटेड ने 4000 अंशों के लिए, वरुण लिमिटेड ने 4000 अंशों के लिए आवेदन हेतु क्रय विवरण जारी किया। कंपनी कितने के लिए आवेदन के लिए क्रय विवरण जारी करती है, सेम प्रश्न है, गौर से समझिएगा। 4000, 6000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। पब्लिक कितनी एप्लीकेशंस देती है, 6000। 4800 अंशों के आवेदकों को यथानुपात आवंटन कर दिया गया। 4800 के आवेदकों को आपने यथानुपात आवंटन कर दिया गया। यदि अरुण को 80 अंश आवंटित किए गए, यदि अरुण को आपने 80 अंश आवंटित किए हैं तो उसने कितने अंशों के लिए आवेदन किया था,
तो पहले तो मैं ये देख लेता हूं कि कितनों को आपने नहीं दिए। तो नहीं दिए का अंतर अपने पास कितना निकल के आ रहा है, 1200। 1200 को आपने मना कर दिया, यानी 4800 को आपने 4000 दिया है। तो 1 मिनट में फटाफट मुझे उत्तर सोच के बताइएगा क्या उत्तर होगा। जो अरुण था उसे 80 अंश अलॉट किए गए हैं, 80 शेयर उसे अलॉट किए गए हैं। अलॉट की कैटेगरी ये है, एप्लीकेशन की कैटेगरी ये है। 48 मांगने वाले को आपने 40 दिए हैं। किसी संख्या से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। अपन बोल सकते हैं 8 के पाड़े से 8 पंजे 40 और 6 अठे 48। कट रही है संख्याएं, सेम पीछे वाला जैसा ही प्रश्न है। 80 बताइएगा मुझे किसके बराबर है। 80 इज इक्वल टू 5। हमें किसका मान चाहिए? 6 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? 6 का मान चाहिए। कितना आ रहा है? 5 एकम 5, बच गया 3, 6 पंजे 30, 16, 36, 96। क्या ऑप्शन है क्या अपने पास? बिल्कुल है, यानी 96 शेयर्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 96 अंश के लिए उसने आवेदन किया। साथियों अब टाइम है कुछ कर दिखाने का। अंतिम जोन पर अपन आ चुके हैं। पेपर के मात्र 30 से 35 दिन में बोल सकता हूं हैं, और यही मतलब लास्ट और सार्थक प्रयास है। पीछे आपने क्या किया क्या नहीं किया कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने इन दिनों को ढंग से यूटिलाइज कर दिया, इन दिनों की ढंग से उपयोगिता अपन ने समझ ली, क्योंकि अपन कॉमर्स वाले हैं, अपने लिए उपयोगिता एक अहम टॉपिक है, उसी को बेस मान करके हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो बिल्कुल हम फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन ले सकते हैं, और सिलेक्शन लेंगे इस विश्वास के साथ लग जाइए और पूर्ण तरीके से मेहनत कीजिएगा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। क्या दे रखा है देखिएगा। वह पूंजी जो कंपनी के चिट्ठे की जोड़ में शामिल की जाती है कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा। कंपनी के चिट्ठे के जोड़ में, टोटल में कौन सी कैपिटल शामिल होती है? चिट्ठे में तो सारी पूंजी आती है, लेकिन प्रश्न आपसे पूछा गया है टोटल में कौन सी कैपिटल इंक्लूड होती है। सही उत्तर बताइएगा। टोटल में कौन सी कैपिटल इनमें से इंक्लूड होती है? प्रश्न आपसे ये पूछा गया। वह पूंजी जो कंपनी के चिट्ठे की जोड़ में शामिल की जाती है वह कौन सी पूंजी है? ऑप्शन नंबर 1 अधिकृत पूंजी। तो साथियों आपको ध्यान में होगा, अथोराइज कैपिटल को लिख करके आप ब्लॉक करते हो। इश्यूड कैपिटल ये भी ब्लॉक होती है। प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल है, जो भाग जनता द्वारा अंशधारियों द्वारा वास्तविक तौर पर चुकाया जाता है। इसी चीज को हम बैलेंस शीट के टोटल में शामिल करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेड अप कैपिटल ही जुड़ती है, बाकी दोनों कैपिटल योग में शामिल नहीं होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं। एक कंपनी जिसके अधिकृत पूंजी 5000 अंश है, जनता को 3000 अंशों का आवंटन का प्रस्ताव दिया गया, आवेदन पत्र 4000 के लिए प्राप्त हुए, इसे क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्यान से इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? कंपनी के अथोराइज्ड शेयर हैं 5000 है,
कोई मतलब नहीं है अथोराइज से, क्योंकि हमें मतलब है इश्यू कितने किए और आपके पास एप्लीकेशन कितने आए, बस उसमें से। आपने इश्यू किए हैं 3000, पब्लिक में जारी किए 3000, पब्लिक ने आपके पास एप्लीकेशन डाले 4000। प्रश्न पूछा जा रहा है न्यून अभिदान है, अधि अभिदान है, न्यूनतम अभिदान है या औसत अभिदान है। देखिएगा, आपने जो जारी किया उससे आवेदन ज्यादा आए, आपने जो जारी किया उससे आवेदन ज्यादा आए। जारी कितने किए 3000, एप्लीकेशन कितने आए 4000। साथियों, ज्यादा आने का मतलब हो गया अधि अभिदान। क्या हो गया? अधि अभिदान। न्यून अभिदान कब होता? न्यून अभिदान तब होता जब जारी आपने 3000 किए थे, 3000 से हमें कम मिलता। न्यूनतम अभिदान कब होता? जब 3000 का 90%, यानी 3000 का 90% अगर मैं निकालूं तो लगभग 2700 शेयर उसके लिए एप्लीकेशन आ जाता, तो वो न्यूनतम अभिदान कहलाता। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, यहां ज्यादा है। कंपेरिजन कभी इसका मत कर देना, क्योंकि ये तो अथोराइज्ड है। इश्यू कितने किए हैं 3000, एप्लीकेशन कितने आए हैं 4000। इन दोनों का आपसी रेशियो निकल के आएगा 3:4, यानी ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, चिट्ठे में अंशों पर बकाया मांग राशि कहां दिखाई जाती है? कॉल्स इन एरियर को कहां प्रदर्शित किया जाता है? प्रश्न ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1, संपत्ति पक्ष में देनदारों के रूप में कभी नहीं, दायित्व पक्ष में लेनदारों के रूप में ये भी नहीं है, अभिदत्त व चुकता अंश पूंजी में से घटा करके, नेक्स्ट मांगी गई पूंजी में जोड़ करके, मांगी गई पूंजी में जोड़ करके। देखिएगा, अभिदत्त यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है और चुकता पूंजी कौन सी होगी? पेड अप कैपिटल होगी। मांगी गई पूंजी में जोड़ करके, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। न चुकाई गई है, बकाया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभिदत्त व चुकता पूंजी अंश पूंजी में से घटा करके प्रदर्शित करेंगे। साथियों ध्यान रखना, ये प्रदत्त पूंजी है। पीछे वाला जो प्रश्न मैंने आपको बताया था, प्रदत्त पूंजी का मतलब होता है चुकता पूंजी। यहीं अगर अभिदत्त होता, इसकी जगह अगर अभिदत्त होता तो फिर ऑप्शन आ जाता, यहां फिर कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, फिर यहां अलग से एक ऑप्शन इसको डालना पड़ता, निम्न में से कोई नहीं। सब्सक्राइब्ड को अभिदत्त बोलते हैं और पेडअप को क्या बोलते हैं? चुकता या प्रदत्त पूंजी बोलते हैं। पीछे वाला प्रश्न था उससे संबंधित था, मुझे ठीक लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं, चुकता अंश पूंजी के संदर्भ में मैंने बात कर ली आपके साथ। अगला प्रश्न संख्या 23 आपको नजर आ रहा होगा। कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना में कंपनी के अंश पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने का अधिकार किसको होता है? जब नाम ही कर्मचारी स्टॉक अंश विकल्प योजना है, तो इसमें कंपनी के जो पूर्व निर्धारित मूल्य के जो अंश हैं वो क्रय करने का अधिकार किसको होगा? उत्तर आ जाएगा, ये क्रय करने का अधिकार होता है कर्मचारियों को। कंपनी के वर्तमान अंशधारियों को, कंपनी के कर्मचारी व अधिकारियों को, जनता को, या उपयुक्त में से किसी को नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 24, स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी या संचालकों को किया जाता है। स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों व संचालकों को किया जाता है। बट्टे पर या नगद के अतिरिक्त प्रतिफल हेतु, बट्टे पर, नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर इस प्रश्न को मैं देखूं तो स्वेट समता अंश वे अंश होते हैं जिन्हें बट्टे पर जारी किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है।
वे अंश जिन्हें बट्टे पर जारी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, नगद के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए तो बिल्कुल जारी होते हैं, बट्टे पर जारी होना इनकी एक अलग विशेषता है। और दूसरी विशेषता क्या है कि ये नगद के अतिरिक्त प्रतिफल के लिए जारी होते हैं। तो इसके लिए सही आंसर ये दोनों विशेषता वाला संदर्भ लेके चलेंगे। तो यहां तो नगद के अतिरिक्त एक विशेषता दे रखी है, यहां दे रखी है बट्टे पर या नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए। और प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाया जाता है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त जो प्रीमियम है उसे कहां दर्शाया जाएगा? चिट्ठे में समता व दायित्व भाग में, चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में, लाभ हानि विवरण के आय भाग में, या लाभ हानि विवरण के व्यय भाग में। तो ध्यान रखिएगा, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो प्रीमियम संस्था के लिए क्या है? लाभ है। किस प्रकार का लाभ है? पूंजीगत लाभ है। और पूंजीगत लाभ कहां आते हैं? चिट्ठे में आते हैं। चिट्ठे में भी कहां प्रदर्शित करोगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। तो वो प्रश्न में नहीं पूछा था, तो ध्यान रखिएगा, समता एवं दायित्व पक्ष में आ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं, रिजर्व एंड सरप्लस में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा ये। क्लियर है? तो ये आज की क्लास थी जिसमें अपन ने कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में डिस्कस किया था कंपनी से रिलेटेड। बाकी इससे संबंधित और प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में साथियों। धन्यवाद।